हेलो स्टूडेंट्स, व्हाट्सएप कैसे हो आप सभी लोग। मैं राकेश कुमार शर्मा केटीसी परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। और यहां पर जो हम डिफेंस का टॉपिक है एयरफोर्स का वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और वो टॉपिक है अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप के बनते हैं। ठीक है, मैं आपको हर क्वेश्चन के टाइप बारे में बताऊंगा जो अभी तक एग्जाम में आ चुके हैं कि किस टाइप के एग्जाम बनते हैं और हमको किस तरीके से उन क्वेश्चंस को क्या करना है, डील करना है, क्या करना है उन क्वेश्चंस को साथ में डील करना है। ठीक है, एवरी पॉइंट वी विल डिस्कस हियर रिगार्डिंग टू द एग्जाम। जो भी पॉइंट हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है या फिर जितने भी पॉइंट हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी होती है वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की ये वीडियो देखने के बाद में आपको अदर कोई भी वीडियो देखने की ना तो ज़रूरत पड़ेगी ना अदर किसी बुक से पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, आप लोग फिर क्या करेंगे, सिर्फ प्रैक्टिस करते जाइए, जो क्वेश्चन हैं क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए और असाइनमेंट में मैं आपको साथ साथ क्वेश्चन देते चलूँगा किस टाइप के क्वेश्चन अपने को करने हैं। ठीक है, अपने को सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है कि क्या अपने सिलेबस से रिगार्डिंग है, क्या अपने सिलेबस से रिगार्डिंग नहीं है, क्या चीज़ अपने को छोड़नी है और क्या चीज़ अपने को कवर करनी है। ठीक है, बस ये चीज़ याद रखिए। हर एक चीज़ पढ़ना ज़रूरी नहीं होता है, सिर्फ वो टॉपिक अपने को पढ़ने हैं विच आर रिलेटेड टू एग्जाम एंड रिलेवेंट क्वेश्चंस आर फ्रॉम। जहाँ से रिलेवेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो रिलेवेंट क्वेश्चंस वाले टॉपिक अपने को पढ़ने, बाकी सारे टॉपिक पढ़ने की अपने को ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो वो सारे मैं डिस्कस करूँगा और कौन कौन सी वैल्यूज़ अपने को याद रखनी है वो वैल्यूज़ मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, कुछ एक वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जिनको हम हर बार एग्जाम में निकाल के नहीं देख सकते, वैल्यूज़ अपने को कुछ याद रखनी पड़ती हैं। ठीक है, कई बार उनकी वैल्यू अपने को एग्जाम में दे भी सकता है और कई बार नहीं भी दे सकता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और जो आज हम इस वीडियो में टॉपिक डिस्कस करेंगे बिल्कुल इनिशिएटिव टॉपिक्स हैं। टॉपिक तो काफ़ी बड़ा है ये, लेकिन हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो 6 टॉपिक डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, बाकी के टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो क्या करेंगे, वीडियो देखने के बाद अगर किसी को पसंद आती है वीडियो, ठीक है, तो अपना कमेंट दें, क्योंकि आपका रिव्यू मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका रिव्यू हमको नहीं मिलेगा देन वी विल थिंक दैट वी आर इनएक्टिव, कि हम आपकी कामयाबी में या फिर जो भी हम लोग एफर्ट कर रहे हैं उसमें कोई भी कंट्रीब्यूशन किसी के लिए नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है, इसलिए आपका रिस्पांस मिलना बहुत ज़रूरी होता है। आप कमेंट बॉक्स में हो, चाहे नंबर सबको पता है, फ़ोन नंबर वगैरह अपने चलते रहते हैं, वहाँ पर हो, आप रेगुलर क्या देते रहिएगा, अपना रिस्पॉन्स देते रहिए। क्या देते रहिए, रिस्पॉन्स देते रहिए। अगर आपका रिस्पॉन्स मिलता रहेगा तो रेगुलर हम लोग क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। जितने भी टीचर्स हैं सबको एक मोटिवेशन मिलता है और मोटिवेशन के साथ में जब वो एफर्ट करते हैं तो आपको बेटर कंटेंट अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में डिस्कस करूंगा। किसके बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो अपने पास 2 वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। इलेक्ट्रो मीन्स क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी। क्या मीन्स होता है इसका, इलेक्ट्रिसिटी। और स्टैटिक्स मीन्स होता है इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। मैकेनिक्स में पढ़ा होगा हमसे, स्टैटिक्स क्या होती थी, इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी मतलब किसकी बात करेंगे, चार्ज की बात करेंगे। और किसकी स्टेट में बात करेंगे, रेस्ट की स्टेट में बात करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्ज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम चार्ज की स्टडी करते हैं और किसकी कौन सी स्टेट में स्टडी करते हैं, रेस्ट की स्टेट में स्टडी करते हैं। होता क्या है, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको तो क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे, देखिए हम लोग डिस्कस करेंगे चार्ज के बारे में। क्या पढ़ेंगे, चार्ज के बारे में। चार्ज रेस्ट में होता है तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी और इन प्रॉपर्टीज़ को हम लोग कैसे इनिशिएट कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चार्ज जब मूव करने लगता है तो क्या बन जाता है, करंट बन जाता है। और करंट का जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है वो होता है मैग्नेटिक फील्ड। करंट का इफेक्ट प्रोड्यूस क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो हम ऐसे सीक्वेंस से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। करंट होता है, करंट का एक हीटिंग इफेक्ट भी जनरेट होता है जिसको हम यूनिट की फॉर्म में निकालते हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो पहले डिस्कस करेंगे चार्ज रेस्ट की स्टेट में, उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद में इसके हीटिंग इफेक्ट क्या क्या होते हैं, हीटिंग इफेक्ट के बाद में क्या डिस्कस करेंगे, मैग्नेटिज्म। बोथ आर, ऑल दिस क्वांटिटी आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। इस केस की बात करेंगे, जब करंट बात करेंगे तो इसका क्या कंट्रीब्यूशन है करंट में, ये पढ़ेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड में इन दोनों का कंट्रीब्यूशन कितना है और ये दोनों वैल्यू कैसे वैल्यू को चेंज कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की को। ठीक है, और अगर इनको मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो इनके ऊपर नेट फोर्स कितना लगता है वो सब डिस्कस करेंगे। तो ये तीनों क्वांटिटी अलग अलग नहीं है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ये अगर मोशन की स्टेट में आएगा तो करंट बन जाएगा और करंट जो फ्लो करेगा उसके कारण जो इफेक्ट जनरेट होगा दैट इफेक्ट विल बी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये डिस्कस करेंगे। ठीक है,
अभी किसके बारे में स्टडी करनी है, करंट चार्ज के बारे में। देखिए चार्ज क्या होता है, चार्ज किसी भी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण बॉडी दूसरी बॉडी को या तो अट्रैक्ट करेगी या फिर क्या करेगी, रिपेल करेगी। चार्ज इज नथिंग, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। जैसे ये मान लेता हूँ, इस बॉडी के पास कोई ना कोई प्रॉपर्टी ऐसी आ जाती है जिसके कारण ये दूसरी बॉडी को या तो अट्रैक्ट करना शुरू कर दे या फिर दूसरी बॉडी को क्या करना शुरू कर दे, रिपेल करना शुरू कर दे। तो इसकी जो प्रॉपर्टी रहेगी हम कहेंगे ये बॉडी कैसी हो गई, चार्ज बॉडी हो गई। क्या हो गई, चार्ज बॉडी हो गई। हमने ग्रेविटेशन पढ़ा था, ग्रेविटेशन में तो ओनली लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते थे। न्यूटन साहब अपने को बताते थे कि इस दुनिया में हर बॉडी एक दूसरे को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। लेकिन चार्ज का रूल क्या कहता है, अट्रैक्ट भी कर सकती है, रिपेल भी कर सकती है। कब अट्रैक्ट करेगी, कब रिपेल करेगी। पहले चार्ज प्रोड्यूस कैसे होगा उन मेथड को पढ़ेंगे। तो पहले चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, चार्ज होता क्या है, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है, चार्ज को हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज क्या होता है अपने पास, मेथड ऑफ चार्जिंग, चार्ज प्रोड्यूस करने के मेथड कौन कौन से अपने पास, और फिर डिस्कस करेंगे कूलम्ब्स लॉ, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी बॉडी होती है वो बॉडी अपने पास न्यूट्रल होती है। क्या होती है, बॉडी न्यूट्रल होती है। न्यूट्रल होने का मतलब क्या है, बॉडी के ऊपर नेट चार्ज क्या हो गया, जीरो हो गया। नेट चार्ज जीरो होने का मतलब है, अपने को डाल्टन साहब ने बताया कि कोई भी बॉडी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स, इन पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं हम लोग, एटम बोलते हैं। और एटम के अंदर सबने पढ़ा होगा क्या होता है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। ये पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके अराउंड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता है। और इसके अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में हम कहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव होता है, और प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, जीरो। तो हर बॉडी इस दुनिया में किससे मिलकर बनी हुई होती है, एवरी बॉडी विल बी फॉर्म ऑफ द एटम। और एटम तीन पार्टिकल से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये क्या होता है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या रहता है अपने पास, न्यूट्रल रहता है। चार्ज कितना रहता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो मैंने। अगर मैं चार्ज की बात करूंगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज रहता है 1.6 इंटू में 10⁻⁻⁹ कूलम, नेगेटिव का। मैंने कहा था नेगेटिव रहता है, तो -1.6 इंटू में 10⁻⁻⁹ कूलम होता है। आपको क्वेश्चन में गिवन भी हो सकता है, नहीं भी है तो वैल्यू आपको याद रखनी है। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, प्लस का। इन दोनों के ऊपर बराबर चार्ज होता है, लेकिन इस पर नेगेटिव का होता है, इस पर पॉजिटिव का होता है। न्यूट्रॉन की बात मैंने की, न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, जीरो होता है। अब कई जगह हम जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की बात करेंगे, मोमेंटम की बात करेंगे, वहाँ पर मास की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एनर्जी हाफ mv² होता है, और मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू में वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो जब इन दोनों की जरूरत पड़ेगी तो अपने को मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू में 10⁻⁻31 किलोग्राम। प्रोटॉन की मास की बात करेंगे 1.6 इंटू में 1.672, इस वैल्यू को याद रखेंगे, 2 वाली को। बस यहाँ पर डिफरेंस आएगा थोड़ा सा, इंटू में 10⁻⁻17 डिफरेंस क्या आएगा। जब हम मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो 2 की जगह क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो लगभग इन दोनों का सेम होता है, बस न्यूट्रॉन का थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक है, 1.674 इंटू में 10⁻27 किलोग्राम। तो यहाँ से एक सीक्वेंस बनती है, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन का मास ज़्यादा होता है, फिर प्रोटॉन का होता है, सबसे कम मास किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर अरेंजमेंट करेगा तो ऐसे अरेंज कर देंगे, क्वेश्चन आ सकते हैं। एक कूलम है। अब ये जो यूनिट होती है अपने पास, ये CGS सिस्टम की यूनिट होती है। ठीक है, तो ये अभी तक तो क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन अभी क्या है, जिस टाइप से कंपटीशन बढ़ रहा है, मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो एक कूलम में 3 इंटू में 10⁹ स्टेट कूलम होते हैं। क्या होते हैं, स्टेट कूलम, या फिर स्टेट कूलम में चार्ज की वैल्यू दे देगा, अपने को कूलम में कन्वर्ट करा लेगा। ठीक है, और ये इक्वल टू किसके होता है, 1/10 AB कूलम के बराबर। तो एक कूलम 9 इंटू में 10⁹, वो 3 इंटू में 10⁹ स्टेट कूलम के बराबर भी होता है, और या फिर 1/10 AB कूलम के बराबर होता है। ठीक है, और ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर होती हैं। इस 10 को इधर ले आएंगे तो 3 इंटू में 10 हो जाएगा। तो इस 10 को इधर ले आएंगे तो 3 इंटू में 10⁻10 स्टेट कूलम बराबर में 1 AB कूलम हो जाएगा। अगर इन दोनों वैल्यूज को क्या करते हैं, साथ साथ लेके आते हैं। हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आगे पढ़ेंगे। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है, क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अभी लास्ट वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे यहाँ पर कूलम, इसके अंदर पढ़ेंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होती है। फिलहाल आपको वैल्यू याद रखनी है, एप्सिलॉन नॉट कहीं भी आपको मिलता है 8.85 इंटू में 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन स्क्वायर। अपने को याद देना है
याद रखना है, फिजिक्स में कुछ भी पढ़ेंगे उसकी यूनिट अपने को याद होनी चाहिए, ठीक है। आपको अगर फिजिक्स बढ़िया से पढ़नी है तो आपको 3 चीज़ों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। 3 चीज़ कौन कौन सी है? नंबर फर्स्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, नंबर सेकंड यूनिट क्या है, और नंबर थर्ड स्केलर क्वांटिटी या फिर वेक्टर क्वांटिटी। 3 चीज़ क्या है? बेस है, फिजिक्स की जान है। ये क्या है? फिजिक्स की जान है। अगर आपने फिजिक्स पढ़ ली लेकिन क्वांटिटीज़ के बारे में 3 चीज़ नहीं जानी, 3 चीज़ कौन सी? जी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कौन बनाता है? प्रिंसिपल बनाता है। तो सबसे पहली चीज़ प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल के बाद में अपने को जानना है जी यूनिट क्या होती है क्वांटिटी की, यूनिट के बाद ये चीज़ जानी है स्केलर क्वांटिटी या फिर वेक्टर क्वांटिटी। कुछ भी पढ़ते जाइए, 3 चीज़ क्लियर करते जाइए, फिजिक्स क्लियर होते जाएगी, ठीक है। हम के की बात करेंगे कांस्टेंट की, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, तो 9 × में 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इसकी यूनिट ही है अपने पास। अब देखिए जो फोर्स है अपने पास, हम 4 फोर्स की बात करते हैं नेचर में। 4 फोर्स की बात क्या करते हैं अपने पास नेचर में? तो वो 4 फोर्स होते हैं, देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ। एक तो होते हैं वीक फोर्सेज। कौन से होते हैं? वीक फोर्सेज। एक फोर्स होते हैं अपने पास ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होते हैं? ग्रेविटेशनल। एक होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एक होता है न्यूक्लियर फोर्स। तो ये 4 फोर्स की बात करेंगे। ये 4 फोर्स लगभग 90% चीज़ों को ऑपरेट कर रहा है दुनिया के अंदर। कौन कौन से? एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे वीक फोर्स की, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये न्यूक्लियर फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर। जिसने ग्रेविटेशन वाला वीडियो देखा है, मैंने बता रखा है उधर, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? दुनिया का सबसे वीक फोर्स है, कमजोर फोर्स है। उसके बाद वीक फोर्स फिर इससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, एंड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर इज द न्यूक्लियर फोर्स। हम नेचर में बात करेंगे तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है? न्यूक्लियर फोर्स है। तो आपको एक चीज़ क्लियर है यहाँ से, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर, वीक फोर्स आर स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स, electromagnetic force are stronger than the weak forces, and nuclear forces are the stronger than all 3 G means strongest force in the nature। तो weakest force की बात करेंगे तो इसके आगे लिख दो जी, ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा होता है नेचर में? वीकेस्ट फोर्स होता है, और ये कौन सा होता है? स्ट्रॉन्गेस्ट। यहाँ से देखिए 2 न्यूमेरिकल या फिर 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के आंसर अपने को मिल गए। अगर आपको SSR वगैरह में क्वेश्चन ही पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर, हम कहेंगे जी स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा होता है? न्यूक्लियर फोर्स होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर, हम कहेंगे जी कौन सा होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो कितना स्ट्रॉन्ग होता है, कितना वीक होता है? तो न्यूक्लियर, इसको कंपेयर करेंगे, इन तीनों को कंपेयर करेंगे एक ग्रेविटेशनल के साथ में। जैसे ये वीक फोर्स होता है, वीक फोर्स इससे कितना होता है? 10⁻24 गुना बड़ा होता है। और ये जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशन से 10⁻36 गुना बड़ा होता है। और न्यूक्लियर फोर्स इससे कितना होता है? 10⁻ लगभग 39 टाइम्स बड़ा होता है। तो ग्रेविटेशन फोर्स से कितना बड़ा हो गया? 10⁻24। ग्रेविटेशन फोर्स से ये कितना बड़ा हो गया? 10⁻36। ग्रेविटेशन फोर्स से कितना हो गया? 10⁻39। तो मैंने यहीं पर ये रेशियो लिखा हुआ है, न्यूक्लियर फोर्स ग्रेविटेशन से 10⁻39 गुना बड़ा होता है, और जो अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये ग्रेविटेशन से 10⁻36 गुना बड़ा होता है, और वीक फोर्स है ये ग्रेविटेशन से 10⁻24 गुना बड़ा होता है, ठीक है। तो ये तो कुछ ऐसी वैल्यूज थी अपने को याद रखनी पड़ेंगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ये वैल्यू अपने को याद होनी चाहिए, एग्जाम में गिवन हो भी सकती है न्यू क्वेश्चन के साथ में, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। अब इसकी बात कर रहे थे, हम कहते थे हर बॉडी दुनिया में क्या है? न्यूट्रल है। अगर इस बॉडी से मैं क्या कर देता हूँ? इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेता हूँ इस बॉडी के अंदर से। अगर मैं इस बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लूँगा तो क्या बचेगा? पॉजिटिव चार्ज बचेगा। तो पॉजिटिव चार्ज बचेगा तो बॉडी क्या हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज। तो इसका मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके पास डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। क्या होती है? डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की कमी होती है इस बॉडी के पास, ठीक है। तो जो भी बॉडी नेचर में अपने को मिले जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, समझ जाएंगे कैसी रही होगी? पॉजिटिव चार्ज। अगर इस बॉडी को मैं और इलेक्ट्रॉन देने लग जाऊं, कितने जाऊं? और इलेक्ट्रॉन देने लग जाऊं इस बॉडी को मैं, तो इस बॉडी को और इलेक्ट्रॉन दूंगा तो पॉजिटिव नेगेटिव बराबर था, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी तो बॉडी कैसी हो जाएगी? नेगेटिवली चार्ज। तो एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स की बहुतायत, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो गए किसी बॉडी में, बॉडी कैसी हो जाएगी? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो पॉजिटिव चार्ज अपने को प्रोड्यूस करना तो इलेक्ट्रॉन निकालिए बॉडी के अंदर से, और नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करना तो इलेक्ट्रॉन दीजिए,
ऐसा नहीं करेंगे बोला जी नेगेटिव चार्ज तो तब बन सकता था प्रोटॉन को निकाल लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में मूव करेगा, प्रोटॉन की फॉर्म में मूव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन काफ़ी हैवी पार्टिकल होता है। अगर प्रोटॉन हम लोग निकालेंगे तो मास में भी अंतर आएगा, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो मास में इतना डिफरेंस नहीं आता है। तो एक चीज़ याद रखिए हमेशा, चार्ज किसकी फॉर्म में मूव करेगा? ऑलवेज इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में, किसी और कंपोनेंट की फॉर्म में चार्ज मूव नहीं करेगा कभी, ठीक है। सेमीकंडक्टर वगैरह आगे पढ़ेंगे, वहाँ पर होल्स का कंसेप्ट भी है, वो अलग कंसेप्ट है। लेकिन अभी सिर्फ आपको एक चीज़ याद रखनी है कि चार्ज हमेशा एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाएगा तो किसकी फॉर्म में जाएगा? इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में जाएगा हमेशा, प्रोटॉन की फॉर्म में नहीं जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन निकालो, पॉजिटिव चार्ज बनाओ, इलेक्ट्रॉन दो, बॉडी को क्या बनाओ? नेगेटिव चार्ज बनाओ। एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज बॉडी एंड डिफिशियंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। अब जो चार्ज होता है अपने पास, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। हमने इलेक्ट्रॉन निकाल के पॉजिटिव तो बना दिया, लेकिन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं? इट इज़ ए ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल का मतलब क्या होता है? चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। एसोसिएटेड विद मास, मास के साथ में क्या रहता है? एसोसिएटेड। अगर मास है तो ही चार्ज होगा, विदाउट मास देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ द चार्ज। विदाउट मास चार्ज के कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होता है, बट वाइस वर्सा इसका पॉसिबल है। विदाउट चार्ज के मास एग्जिस्ट कर जाएगा, विदाउट चार्ज के मास तो एग्जिस्ट कर जाए, लेकिन विदाउट मास देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ द चार्ज। तो एसोसिएटेड विद मास, मास होगा तभी चार्ज होगा, अगर मास नहीं है तो चार्ज नहीं होगा। तीसरी प्रॉपर्टी, चार्ज इज द कंजर्व्ड क्वांटिटी। कंजर्व क्वांटिटी मतलब कांस्टेंट होता है, कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। वन बॉडी टू अदर बॉडी ट्रांसफर हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रलाइज कर लेगा खुद को, लेकिन नो लॉस ऑफ द चार्ज। हमेशा क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा, कंजर्व क्वांटिटी रहता है। और लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है? देयर इज नो इफेक्ट ऑफ द वेलोसिटी ऑन द चार्ज। चार्ज के ऊपर वेलोसिटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे मान लेता हूँ ये बॉडी है मेरे पास और इस बॉडी के ऊपर चार्ज है 20 कूलम का। कितना है? 20 कूलम का। इसको मैं कितनी वेलोसिटी प्रोवाइड कर दूँ? 100 मीटर पर सेकंड, 200 मीटर पर सेकंड, 1000 मीटर पर सेकंड, देयर विल बी नो चेंज इन द चार्ज। 20 कूलम था तो 20 कूलम भी रहेगा। लेकिन हम कहेंगे जी ऐसे तो मास भी कंजर्व क्वांटिटी है। मास हमेशा कंजर्व क्वांटिटी नहीं है, मास चेंज हो जाता है वेलोसिटी की फॉर्म में, हमेशा कंजर्व नहीं रहता है, एनर्जी की फॉर्म बदलता है। अगर हम मास को वेलोसिटी, मास इनवेरिएंट क्वांटिटी नहीं है, वेलोसिटी के साथ साथ में मास बदलेगा। कैसे बदलेगा? आइंस्टीन साहब ने अपने को बताया था। देखिए वेलोसिटी के साथ में मास कैसे बदलेगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो आइंस्टीन साहब ने अपने को एक रिलेशन दिया था। क्या? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ी है? थ्योरी ऑफ रिलेटिव हमने पढ़ा, E इज इक्वल टू में mc²। इसका मतलब क्या होता है? अगर मैं मास को c की स्पीड दे देता हूँ, 3 × में 10⁸ मीटर पर सेकंड लाइट की स्पीड होती है। अगर मैं किसी मास को लाइट की स्पीड देता हूँ तो मास किस में बदल जाएगा? इट विल कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी। अगर मास को हम लाइट की स्पीड से मूव करा दे तो मास किस में बदल जाएगा? एनर्जी में बदल जाएगा। दैट एनर्जी विल बी इक्विवेलेंट टू mc²। ठीक है। तो हमने क्या किया, अगर कोई भी स्पीड मास को दे देते हैं तो नेट मास रहेगा अपने पास कितना? m0 इतना 1 - के v²/c²। कितना रहेगा? मास। ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टीन साहब की बताती है। अगर मैंने किसी बॉडी को v मास, v वेलोसिटी दे दी, क्या दे दी? किसी बॉडी को मैंने v वेलोसिटी दे दी तो v² यहाँ पर, लाइट की स्पीड यहाँ पर इतना चाहिए। अपने पास इनिशियल मास था, कुछ टाइम बाद मास कितना हो जाएगा? वेलोसिटी यहाँ पर रख दो, जो वैल्यू आएगी यहाँ पर देखो, तो नेट मास अपने पास। तो मास क्या होगा? इनवेरिएंट क्वांटिटी। मास विल चेंज विद द वेलोसिटी, लेकिन चार्ज विल नेवर चेंज विद द वेलोसिटी। चार्ज वेलोसिटी के साथ में कभी भी चेंज नहीं होगा। ये 4 प्रॉपर्टी चार्ज की अपने को याद रखनी है। कोई डाउट किसी को? सॉरी, कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं। चार्ज ट्रांसफरेबल होता है, एसोसिएटेड विद द मास होता है, कंजर्व क्वांटिटी होती है, इनवेरिएंट होता है, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ द वेलोसिटी ऑन द चार्ज। ठीक है, लिख लो इसको। ठीक है। अब मैं फंडामेंटल लॉ बताता हूँ आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। फंडामेंटल लॉ देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फंडामेंटल लॉ क्या कहता है, ये लिख लिया होगा सबने। फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक, ये अगर आपने नोट डाउन कर लिया, इसको भी रफ कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये वैल्यूज हैं जो अपने को याद रखनी है। आगे मैं बताऊंगा, इन सब का यूज़ करूंगा अभी।
ठीक है। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा इन सब का यूज होता जाएगा। देखिए फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फंडामेंटल लॉ क्या है? देखिए फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपने को बताता है सेम चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। अगर क्या है अपने पास सेम चार्जेज हैं तो सेम चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। क्या करते हैं? अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, ये फंडामेंटल लॉ है। मैंने आपको ग्रेविटेशन में डिस्कस करते टाइम एक चीज़ बताई थी, फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब एप्लीकेबल ऑन द ऑल थिंग्स इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स पर सभी थिंग्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा। देखिए सेम चार्जेस की बात मैं करूँगा तो सेम चार्ज मतलब ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, तो ये चार्ज मैं Q1 मान लेता हूँ, ये चार्ज मैं Q2 मान लेता हूँ। तो ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, कह रहा है सेम चार्ज रिपेल करेगा, तो ये चार्ज ऐसे करके इसको रिपेल करेगा, फोर्स ऑन 2/1 ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरे पर फर्स्ट ने ये चार्ज इसको रिपेल करेगा तो इस पर फोर्स ऑन 1/2। दूसरा चार्ज 1 के ऊपर क्या लगाएगा? फोर्स, रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे। इस चार्ज के द्वारा लगाया गया फोर्स ये, इस चार्ज के द्वारा इसके ऊपर लगाया गया फोर्स को है। ठीक है, लिख लो, नहीं होगा। ये फोर्स किसके द्वारा लगाया गया? इस चार्ज के द्वारा इसके ऊपर लगाया गया, और ये फोर्स इस चार्ज के द्वारा इसके ऊपर लगाया गया। लेकिन कह रहा है अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर मैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लेता हूँ, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लेता हूँ, ठीक है, तो ये चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये चार्ज क्या है? Q1, और ये चार्ज क्या हो गया? Q2 हो गया। तो अट्रैक्ट करेगा तो फोर्स ऑन 2/1, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, फोर्स ऑन 1/2। ये अपने को लॉ कहता है फंडामेंटल। क्या कहता है? फंडामेंटल लॉ कहता है। ठीक है, तो ये फोर्स तो इस चार्ज के द्वारा इस पर लगाया हुआ और इस चार्ज के द्वारा फोर्स लगाया गया है ये। ठीक है, तो हम जब लास्ट में कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे तो कूलम्ब्स साहब कहते हैं कि एवरी चार्ज एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा। इक्वल एंड अपोजिट का मतलब क्या होता है? जितना फोर्स इसने लगाया होगा इसके ऊपर, उतना फोर्स इसने लगाया होगा इसके ऊपर। जब दोनों एक दूसरे के ऊपर बराबर फोर्स लगाएंगे देन वैल्यू ऑफ बोथ द फोर्सेज विल बी सेम, बराबर रहेगी। तो फोर्स ऑन 1/2 इज इक्वल टू में फोर्स बाई 2/1। ये इक्वेशन ओल्ड होती है और यहीं से अपने पास कूलम्ब्स लॉ का फंडामेंटल फोर्स का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो देखेंगे दोनों एक दूसरे के ऊपर बराबर फोर्स लगाएंगे। बराबर फोर्स तो लगाएंगे, लेकिन क्वेश्चन ये बनता है, वो आपको बताता हूँ, एग्जाम में आया हुआ है कि वो कहता है जी कि ये तो 10 कूलम्ब का चार्ज है, ये 50 कूलम्ब का चार्ज है। तो आपको बताइए कि ये इसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगा रहा होगा कि ये इसके ऊपर लगा रहा होगा। तो एक क्वेश्चन आता है जी फोर्स ऑफ 1/2 इज ग्रेटर देन फोर्स 2/1। बी क्वेश्चन था फोर्स ऑफ 2/1 इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ 1/2। सी क्वेश्चन था फोर्स ऑफ 1/2 बराबर भी फोर्स ऑफ 2/1। डी क्वेश्चन था नन ऑफ दीज, या फिर कुछ भी, डिपेंड ऑन द चार्ज। ठीक है, ऐसे करके था। तो ये तो 10 कूलम्ब, ये 50 कूलम्ब। तो हम लोग क्या दिमाग लगाते हैं? ये तो ज़्यादा चार्ज हो गया, ज़्यादा चार्ज है तो इसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगा रहा होगा। लेकिन मैंने अभी आपको बताया इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे। कूलम्ब्स लॉ में आगे पढ़ेंगे तो कौन सी इक्वेशन ओल्ड आ जाएगी? सी वाली इक्वेशन ओल्ड आ जाएगी। चार्ज कम ज़्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए इन्होंने कहा सेम चीज़ें एक दूसरे को रिपेल करेंगी। डेली लाइफ में भी आपने देखा होगा, कभी देखा होगा, आपकी फ्रेंडशिप होती है। क्या होती है? फ्रेंडशिप होती है। तो अगर ये दोनों सेम है, क्या है? सेम, आपका जो दूसरा बंदा है, 2 पर्सन है, एक आप हो एक दूसरा बंदा है, अगर उस बंदे के पास इंटेलिजेंस ही आपके बराबर है, उस बंदे के पास बॉडी वगैरह, ताकत वगैरह आपके पास, मतलब एवरीथिंग को अगर हम कंपेयर करके देखते हैं तो आप दोनों के पास लगभग सेम है, तो आप देखोगे आप दोनों की फ्रेंडशिप कभी चलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि सेम चीज़ें एक दूसरे को क्या करेंगी? रिपेल करेंगी। 90% एप्लीकेबल होता है। ठीक है, और अपोजिट चीज़ें क्या करती हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। क्या करती हैं? अट्रैक्ट करती हैं अपोजिट चीज़ें एक दूसरे को। अगर तो आपने कभी देखा होगा, एक गरीब आदमी होगा, एक अमीर आदमी होगा, दोनों की फ्रेंडशिप बढ़िया चलती है। 2 अमीर की फ्रेंडशिप बहुत कम चलती है, 2 गरीब की कम चलती है। देखने को साथ हो सकते हैं, ठीक है, कुछ केसेस में क्या हो सकता है? एक्सेप्शन भी हो सकते हैं। मैं देखा होगा, आप कहोगे जी मेरा फ्रेंड एक गरीब है, मैं गरीब हूँ, हम दोनों की फ्रेंड। देखिए कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब बात सिद्धांतों की आती है या फिर कहीं ना कहीं और भी कई फैक्टर्स होते हैं उनकी बात होती है, तो कहीं ना कहीं टकराव दोनों के बीच में होता है, मतभेद कहीं ना कहीं दोनों के बीच में होता है। वो मतलब हम एक दूसरे की चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन अगर गैप दोनों के बीच में इतना है
एक अमीर है और एक बहुत गरीब है, तो ये इसकी चीज़ों को और ये इसकी चीज़ों को इग्नोर कर सकता है। अगर सेम लेवल पर है, फ्रेंडशिप चल रही है, लेकिन हम कभी एक दूसरे की चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते, लेफ्ट इट करके आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। तो अपोजिट चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। आप देखते होंगे कई बार, जैसे अपोजिट सेक्स की बात करते हैं, लड़का होता है एक लड़की होती है, तो दोनों के बीच में क्या होता है, आप कुछ मत करिए, बस आप बैठे हो और वो बैठी हुई है उधर, ठीक है। दोनों ऑटोमेटिक अट्रैक्शन सा फील होता है, नहीं होता है। आपने देखा भी होगा, आप रोड पर जा रहे हो, कोई सुंदर सी लड़की आपको दिख गई तो आप कुछ ना कुछ कमेंट कर देते हो, क्योंकि अट्रैक्शन का भाव होता है। क्या होता है, ऑटोमेटिक उसकी ओर देख करके हम लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। और आजकल तो इसको मार्केटिंग का फंडा बना लिया है। जितनी भी शॉप्स है मार्केट में, दुकान है, उधर क्या करते हैं, एक लेडी काउंसलर रख देते हैं, एक लेडीज़ रख देते हैं, उसको देख करके ऑटोमेटिक ग्राहक दुकान पर आने लगते हैं, ठीक है। रिसेप्शनिस्ट देखी होगी, बड़े बड़े ऑफिस हो गए, चाहे किसी के बड़े बड़े ऑफिस होंगे, सारी जगह पर रिसेप्शनिस्ट लड़की बिठाई जाती है। क्यों, एक तो कम्युनिकेशन हो गया, सेकंड क्या होता है, जो ग्राहक होता है उसको देख करके ऑटोमेटिक अट्रैक्ट हो जाता है। क्या होता है, तो अपोजिट सेक्स क्या होता है, अट्रैक्ट करता है। तो अपोजिट चीज़ें क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, सेम चीज़ें क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। घर में अगर 4 लेडीज आपने देखी होंगी, एक घर में एक लेडीज एक आदमी आराम से रह सकता है। ये तो डेली लाइफ का एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। आपके घरों में देखा होगा, पड़ोसी घरों में, रिश्तेदार, सारी जगह आप लोग देखते हो, एक आदमी और एक औरत एक घर में आराम से रह सकते हैं। लेकिन 2 औरतें कभी भी साथ साथ में बहुत ही कम टाइम तक रहेंगी, कोई ना कोई मतभेद उनके बीच में रहेगा, क्योंकि सेम बॉडी होगी अपने पास, सेम नेचर हो गया। सेम नेचर वाली बॉडी क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो फंडामेंटल लॉ मैंने क्या बताया था, हर चीज़ पर एप्लीकेबल होगा यूनिवर्स में। क्या होगा, यूनिवर्स में बात करेंगे, एवरी बॉडी पर एप्लीकेबल होता है, इसीलिए इसको हम फंडामेंटल लॉ बोलते हैं, यूनिवर्सल लॉ बोलते हैं। तो आपको फंडामेंटल लॉ क्लियर हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये होता है। अब जी आप कहोगे जी फोर्स तो लगाते हैं, लेकिन फोर्स लगाते कितना है ये पढ़ेंगे हम लोग इसके अंदर। इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, बांटते कैसे। तो अगला टॉपिक लिख लीजिए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या करोगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज को बांटना है। तो देखो, चार्ज को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। 3 कैटेगरी में कैसे, फर्स्ट डिवाइड करें हम लोग 1D में, सेकंड डिवाइड करेंगे 2D में, थर्ड डिवाइड करेंगे 3D में। 1 डायरेक्शन में, 2 डायरेक्शन में और 3 डायरेक्शन में। 1D में कैसे डिवाइड करेंगे, मान लेते हैं अपने पास ये कोई भी वायर या फिर नेल रही होगी मेटल की, इसके ऊपर चार्ज है, ठीक है, ये चार्ज है, इसकी लेंथ रही होगी यहाँ से यहाँ तक L, और चार्ज क्या रहा होगा इसके ऊपर, Q रहा होगा, ठीक है। 2D में कैसे डिवाइड करेंगे, तो 2D में डिवाइड करने की बात करूँगा तो मैं एरिया लूँगा। क्या लूँगा, एरिया लूँगा। इसके ऊपर मान लेते हैं बहुत सारा चार्ज ये था, तो ये चार्ज क्या था, Q था। 3D की बात करूँगा तो 3D में तो वॉल्यूम आता है, तो क्या ले लूँगा, स्फीयर ले लूँगा। क्या ले लूँगा, स्फीयर ले लूँगा। स्फीयर के वॉल्यूम की बात करूँगा, इसके ऊपर चार्ज रहा होगा ये, ठीक है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव भी ले सकते हैं, ये चार्ज है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम कुछ सिंबल्स यूज करेंगे और इनको आगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में भी हम लोग यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, देखिए, चार्ज है, लेंथ L है, तो पर यूनिट लेंथ की बात करूंगा तो चार्ज पर यूनिट लेंथ विल बी रिप्रेजेंटेड बाई लैम्डा। किसके द्वारा, लैम्डा के द्वारा। तो लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। तो कहीं पर भी मैं लैम्डा लिख दूं तो आप लोग समझ जाएंगे क्या लिखा हुआ है, चार्ज 1D में डिस्ट्रीब्यूशन है। किसमें, 1D में। चार्ज पर यूनिट एरिया की बात करूंगा तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्मा से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्मा से। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको कैपेसिटर में पढ़ेंगे हम आगे। इस चैप्टर में कैपेसिटर आएगा, वहाँ पर इसको पढ़ेंगे। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम की बात करूंगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज रो। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज रो। इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया, ये हो गया। मैं कहीं भी सिग्मा लिखूंगा, आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा, कुछ भी सॉल्व करूंगा, कहीं पर मैंने सिग्मा लिखा, सिग्मा लिख के अपने दिमाग में तुरंत आना चाहिए चार्ज पर यूनिट एरिया लिखा हुआ है। कहीं पर मैंने डेल्टा लिखा तो डेल्टा लिखते ही तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए चार्ज पर यूनिट लेंथ लिखा हुआ है। कहीं पर मैंने रो लिखा तो रो लिखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम लिखा हुआ है। तो हम चार्ज को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दें। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरीके से होता है। फर्स्ट को बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। इसको सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे, इसको वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे।
ठीक है। कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कॉफिशिएंट ऑफ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कॉफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या हो गया? कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डेल्टा, कॉफिशिएंट ऑफ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा, रो कॉफिशिएंट ऑफ द वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो 3 कैटेगरी में डिवाइड हो गया। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 1D में, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 2D में, और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो गया? 3D में हो गया। ठीक है। अब देखिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करेंगे आगे। इसके बाद पढ़ते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज क्या कहता है ये देखिए। क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज